और दूसरा है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरी बात मैंने इसी को बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक मिनट आने दीजिए। नमस्ते सर, आ गए थे। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि ये हम लोग के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक तरह का प्रिंसिपल के तौर पर हम यूज करते हैं इंटायर फिजिक्स में। सिर्फ यही टॉपिक में नहीं, आगे वाले टॉपिक में भी ये मिलता रहेगा। इसमें कहता है कि अगर हम सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो लगाएंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा, तो उससे दो बातें निकल कर आई। एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा उस पूरे सिस्टम की जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल। ये कैसे हुआ नहीं हुआ, वेदांत क्लियर है यहां तक? यस सर। तो आइए हम इसको और एलोबरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलने की ताकत कौन रखता है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलने की ताकत रखता है एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो हुआ तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरी बात कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, और उस डायरेक्शन में सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदल जाएंगी, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम सिस्टम की बदल जाएंगी। क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का नेट मान जीरो है, नहीं लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसी बात को मैंने आगे लिखा था। और एक इंटरनल फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और उसकी लीनियर मोमेंटम चेंज करने की क्षमता नहीं रखता। नहीं। Internal forces do not change the velocity of center of mass हम्म, and linear momentum of the system. हाँ, इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकता है, और काइनेटिक एनर्जी बदल गया तो उसका मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। हम्म, तो पहले हम यहाँ पर हम लोगों ने रुका था लास्ट क्लास में। आइए पहले हम ये समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस एक्चुअली होते क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि द इंटरनल and external forces are decided with respect to a chosen system। मतलब कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसको आप नाम देके कह दो कि ये इंटरनल है ये एक्सटर्नल है, ऐसा कुछ नहीं। ये फोर्स हम लोग जो सिस्टम चुनते हैं उसके रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे कि ये फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अगर फोर्सेस, if all forces, if forces are acting
फ्रॉम दी, है ना, फ्रॉम दी chosen system are acting from the chosen system, then called internal forces. अगर फोर्सेस जो मैंने चुना है उसके भीतर से लग रहे हैं तो ये फोर्सेस हो जाएंगे इंटरनल फोर्सेस. एंड इफ forces are acting from outside the chosen system, outside the chosen system, आपने जो सिस्टम चुन रखा है, अगर कोई फोर्स सिस्टम के वो फोर्स बाहर से आ रहा है, आउटसाइड फ्रॉम द chosen system, then called external force. नाम ही है इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब भीतरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी. ठीक है. एक तो ये तरीका है कि आप फोर्सेस की आइडेंटिफिकेशन करके उनके इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का डिसीजन कर लो. दूसरा तरीका है न्यूटन्स का लॉ. न्यूटन साहब ने क्या बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सिस्टम एक्सेलरेट करेगा. न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगा. ठीक है. तो आप अगर कोई सिस्टम को चेक करके देख लो कि क्या वो एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं. अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, और अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. इफ system chosen is not accelerating, then net external force सिस्टम पर 0 है. And if system chosen is accelerating, तब इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे. एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है. तो एक आप इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते. एक ये तरीका है, एक्सटर्नल फोर्स सारे ड्रॉ कर लो और फिर चेक करो कि लगा कि नहीं लगा. दूसरा है कि आप बाहर से देखो कि वो एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब उस पर बाहरी फोर्स है. चलिए हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं. सपोज कीजिए कि एक ये बोट है. देयर इज ए बोट. ये पानी के ऊपर है. पानी ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर है, और एक आदमी है इस बोट पे. एक आदमी है इस बोट पे, और इस आदमी का इस बोट पे आगे के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा. ये जो आदमी है इस बोट पर आगे की तरफ, है ना, चलने का कोशिश कर चल रहा है. द मैन इज वॉकिंग ओवर द बोट. पानी ठहरा हुआ, स्टिल वाटर. ठीक है. जितने भी पॉसिबल फोर्सेस, मान लो कि बोट का मास है कैपिटल एम, आदमी का मास है स्मॉल.
आप सारे फोर्सेस यहाँ ड्रॉ करो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस तुम ड्रॉ करो, और वो जो फोर्स तुम लगाओ ये भी ध्यान रखते हुए कि वो फोर्स किस पे लग रहा है और किसने लगाया है। तो चलो एक एक करके हम आपसे पूछते हैं। अनन्या, यस सर। ये जो आदमी है इसका मास m है, इस मास के कारण इस पर क्या ग्रेविटी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? सर लगेगा। इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, और कितना लगेगा? mg। जी। और ये फोर्स लगाएगा कौन? ये जो mg है ये फोर्स इस आदमी पे लगाएगा कौन? सर ग्रेविटी हो गया और फिर उसका वेट, नहीं, मास कौन ऑफ द कौन मैन। कौन 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 लगाएगा? आदमी। ये जो अरे नहीं नहीं आदमी, सॉरी। नहीं नहीं वो हाँ, आराम से। वाटर। नहीं, वाटर कैसे लगाएगा? ये mg फोर्स वाटर कैसे लगाएगा? ग्रेविटी लगाएगी। ग्रेविटी लगाएगी, तो ये लगाने वाला कौन है? सर नहीं पता। पता है आपको? आपके दिमाग में नहीं आ रहा है बेटा। चलो बताओ तो, मोहित कौन लगाएगा ये फोर्स mg? मुंशी जी, मोहित तुमसे पूछे हैं, ऑन करो और बताओ। अरे बाप, चलिए सायसा, टेल मी, हु विल exert this force on the man mg? Sir, gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये फोर्स लगाएगा कौन इस आदमी पे? उस आदमी Sir, Earth. अर्थ, यस एग्जैक्टली। ये फोर्स लगाने वाला अर्थ है, जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग अर्थ धरती माता कहते हैं। ये जो धरती माता है जिसकी मास 6 × 10⁻24 kg होता है, जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, जिसपे हम लोग रहते हैं, यही इस आदमी पर एक फोर्स लगा रहा है जी। चलिए ठीक है, तो ये फोर्स लगाने वाला कौन है? ये फोर्स लगाने वाला अर्थ है, याद रखिए। चलिए आगे बताते हैं। ये आदमी पे एक mg फोर्स लगा, ये आदमी का पैर इस बोट के ऊपरी सतह पर है, तो बोट इस पर एक ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगा है। दिस इज द फोर्स नॉर्मल। तो बताओ ये नॉर्मल किसने लगाया? बोट का सरफेस में। बोट के सरफेस ने आदमी के ऊपर ये नॉर्मल लगाया। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आदमी का पैर भी इस बोट पे एक नॉर्मल लगाएगा। और ये नीचे वाला नॉर्मल किसने लगाया आइनिश? आदमी ने बोट के सरफेस से। आदमी ने बोट के सरफेस पे ये फोर्स लगाया, एग्जैक्टली। अब इसके बाद इस बोट के भी अपने मास हैं, तो मास के कारण बोट का भी एक mg फोर्स लगेगा, कैपिटल M इंटू जी। ये mg फोर्स किसने लगाया आइनश? सर ये अर्थ ने। अर्थ ने लगाया। और ये पूरी बोट इस पानी के ऊपर है, इस पानी के ऊपर है, तो पानी इस पर एक बुआंसी फोर्स लगाएगा। यस सर। पानी के द्वारा एक बुआंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगा, जिसको आप अपथ्रस्ट कहते हैं। दिस इज द बुआंसी फोर्स। और ये बुआंसी फोर्स किसने लगाया? पानी ने। किस पे लगाया? तो इंटायर बोट सरफेस पे लगाया, जो उसके साथ कांटेक्ट में है। अब इसके बाद ये जब आदमी इस बोट के सरफेस पे आगे की तरफ चलेगा, ये आदमी जब इस बोट के सरफेस पे आगे की तरफ चलेगा, तो ये अपने पीछे वाले पैर से
बोट के सरफेस पर पीछे का डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करे। ये अपने फ्रिक्शनल पीछे वाले पैर से नहीं फ्रिक्शन नहीं, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द बोट, दिस इज द फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय द मैन। ठीक है, और फिर ये जो बोट का सरफेस है ये भी आदमी पर एक रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन के रूप में लगाएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसने लगाया? बोट ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया बोट के ऊपरी सतह ने आदमी के ऊपर। और ये फोर्स एफ किसने लगाया? ये फोर्स एफ लगाया आदमी के पैर ने बोट के सरफेस। तो देख लो यहाँ पे इतने सारे फोर्सेस हैं, किस पे वो फोर्स लग रहे हैं, किसने लगाया है, ये दो बातें एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस लगा देते हैं, ऐसा नहीं। वो फोर्स किस डायरेक्शन में, कितनी मैग्नीट्यूड की, किसने किस पे लगाया, these all things should be perfectly clear. So वेदांत, ये सारा क्लियर है? यस सर। अब देख के बताइए तो इस आदमी पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं आदमी के ऊपर? अब देखिए आदमी के ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? सर 3। 3 लग रहे हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? सर mg नॉर्मल फ्रिक्शन। एक mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, और एक फ्रिक्शन अलोंग दी बोट सरफेस फॉरवर्ड। और इस बोट पे टोटल कितने फोर्स लग रहा है? बोट पे 4 सर। बोट पे 4 फोर्स लग रहा है ना। एक आदमी के पैर ने लगाया नॉर्मल, एक धरती के द्वारा लगा कैपिटल mg, एक पानी के द्वारा लगा बुआंसी, और एक पीछे का डायरेक्शन में आदमी के पैर ने लगाया f। ठीक है, और यहां पर वाटर के द्वारा जो विस्कस फोर्स होता है उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। द विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नेग्लेक्टेड। विस्कस फोर्स, पानी के द्वारा एक और भी फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन वाला, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। सो विस्कस फोर्स एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स है exerted by water on lower surface of boat is neglected. इस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया है। और अगर नहीं इस फोर्स के बारे में कुछ भी ज्ञान है तो आप इसको जनरली नेग्लेक्ट कर दें। तो अब बताओ कि if man is taking, है ना, एज ए सिस्टम, मतलब हम आदमी को मेन एलोन आदमी को, अकेला आदमी को अगर हम एक सिस्टम के रूप में लेते हैं तो देखो तो आदमी पे टोटल 3 फोर्स लगे हैं। एक फोर्स नीचे जो mg लगाया, एक नीचे mg लगा, एक जो बोट के द्वारा इस पर एक नॉर्मल लगा, और एक बोट के द्वारा जो फ्रिक्शन लगा। तो बताइए इस आदमी पे टोटल जो 3 फोर्स हैं, इन तीनों फोर्स में इंटरनल फोर्सेस कौन कौन है?
वेदांग आप बताइए, ये एक सिस्टम है आपका, द मैन एलोन इज ए सिस्टम। और इस पर 3 फोर्स लगे हुए हैं, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन और एक mg। आपको यहां चुन के, आपको ढूंढ के बताना है कि तीनों फोर्स में कौन फोर्स इंटरनल है, कौन फोर्स एक्सटर्नल है। याद रहे, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का यही कॉन्सेप्ट है। आपने जो सर, सिस्टम चुन रखा है, उस सिस्टम के बाहर से अगर कोई फोर्स आएगा तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे, और सिस्टम के अंदर से कोई फोर्स आएगा तो उसको इंटरनल कहेंगे। तीनों सर, Yes, एन और Andy. एमजी। हाँ जी, एन और एमजी सर इंटरनल बन जाएगा। पता नहीं तुम लोग काहे नहीं दिमाग लगाते हो और किसी तरह से अपना आंसर एडजस्ट करते हो। पढ़ो अंग्रेजी में, यहाँ होगा तीनों। पढ़ो अंग्रेजी में क्या लिखा है, पहला ए पार्ट, और जोर से पढ़ो वेदांत। Sir, if forces are acting from the chosen system, then called forces. फोर्सेस नहीं है, इंटरनल फोर्सेस, सॉरी, इंटरनल फोर्सेस। तीनों होगा भाई, तीनों होगा, बोले सर को इंटरनल सिस्टम तीनों देखो, होगा। और दूसरा पढ़ लो साथी। If forces are acting from outside the chosen system, then called external forces. तो बताओ, ये जो mg फोर्स है, ये कहां से आ रहा है? आराम से बोलो वेदांत, ये mg कहां से आ रहा है? अर्थ से आ रहा है ना? Yes, sir. और अर्थ क्या मेरा सिस्टम का पार्ट है? नहीं, नहीं, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? एक्सटर्नल। external. एक्सटर्नल, ठीक है। ये नॉर्मल कहां से आ रहा है वेदांत? बोट Sir, surface से आ रहा है अर्थ की। अरे यार, बोट बोट के सरफेस से ना आ रहा है। नॉर्मल फोर्स बोट के सरफेस से आ रहा है। और बोट क्या मेरा सिस्टम का पार्ट है? नहीं सर। नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? एक्सटर्नल। आज क्या साला। अच्छा ये बताओ, ये फ्रिक्शन कहां से आ रहा है वेदांत? सर, बोट के सरफेस से ही आ रहा बोट के सरफेस से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा फोर्स हो गया? है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों फोर्स क्या है वेदांत? यहाँ तीनों फोर्स कैसे फोर्स हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स। अब बताइए, इस तीनों फोर्स में नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या कहेंगे? वाई डायरेक्शन, आराम से बोलिए, आराम से। सर, जीरो। जीरो बोलेंगे, वेरी गुड। अच्छा, जीरो क्यों बोलेंगे वेदांत? सर, एन और एमजी इक्वल हो जाएगा इसके। हाँ नहीं, एक्चुअली में एन और एमजी के बारे में तो कुछ दिया नहीं है कि इक्वल होगा नहीं होगा, लेकिन जैसी सिचुएशन हमें यहाँ स्पष्ट है कि ये आदमी ऊपर नीचे नहीं करेगा, ये बोर्ड पर हॉरिजॉन्टली चलने की बात कर रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं करेगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मान जो सिस्टम का है वो 0, और इसलिए इस पर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स का वैल्यू 0, ठीक है। यस सर। और बताइए तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, क्या वो 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं, ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही फोर्स है। यहाँ तो 2 फोर्स था वाई डायरेक्शन में, एक नॉर्मल था और एक mg था, तो दोनों जो है बैलेंसिंग नेचर के हो सकते थे। लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई पीछे में है नहीं,
इसीलिए ये कभी भी जीरो नहीं हो। तो आदमी का जो सेंटर ऑफ मास है, आदमी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शन में बदलेगा ही बदलेगा, और वाई डायरेक्शन में आदमी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ये हुआ अभी एक आदमी का। अगर हम सिर्फ बोट को लेते हैं, इफ बोट एलोन is taking as a system, अगर हम अकेला बोट को ही सिस्टम लेते हैं, समझिए ध्यान से, आपको हजारों सिचुएशन मिलेंगे और सभी सिचुएशन को आप इसी तरह से आकलन करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस, जो हम यहां सीख रहे हैं। ये आपकी बोट हो गई। बताइए तो बोट पे टोटल कितने फोर्सेस हैं? 4 गो है। कौन कौन से? तो एक ऊपर की तरफ लग रहा है बुआंसी फोर्स, एक नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है कैपिटल mg, एक आदमी के पैर ने लगाया इस पर नॉर्मल, और एक आदमी के पैर ने ही इस पे लगाया पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन। I'm sorry, F। ठीक है, तो अगर हम इस बोट को एज ए सिस्टम लेते हैं, दिस इज द बोट टेकिंग एज ए सिस्टम, तो बताइए ये फोर्स, ये जो कैपिटल F तुम देख रहे हो, ये कैसा फोर्स है? इंटरनल एक्सटर्नल? सर एक्सटर्नल। ये किसने लगाया वेदांग? सर मैंने लगाया। मैन ने लगाया, और मैन तो भी सिस्टम का पार्ट है नहीं, उसने लगाया, मैंने लगाया, इसका मतलब ये हो गया एक्सटर्नल। मैंने। बताइए ये नॉर्मल का क्या हाल है? ये भी एक्सटर्नल है, क्योंकि ये भी आदमी के द्वारा ही लगा है। अच्छा, ये mg का क्या हाल है? सर ये भी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल। ये भी धरती के द्वारा लगा, धरती भी मेरा सिस्टम का पार्ट नहीं है। और ये Fb क्या है? ये भी एक्सटर्नल है, क्योंकि ये पानी के द्वारा लगा और पानी मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो तो इस बोट पे एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, और ये यहाँ पे चारों के चारों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम आपसे बात पूछें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में का क्या है, तो ये बोट क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने का कुछ व्यवस्था दिया है? नहीं दिया। सिंस वाई डायरेक्शन में बोट की एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये बोट हवा में उड़ रहा है? नहीं उड़ रहा। क्या वो नीचे पानी में डिप हो रहा है? नहीं हो रहा। बोट जब भी चलेगा तो आगे या पीछे पानी के सतह पर। वाई डायरेक्शन में बोट में कोई मूवमेंट नहीं, तो वाई डायरेक्शन में इस बोट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और आप यहां देखो काउंट करके, तो ऊपर का डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं? बायन फोर्स। नीचे का डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स, एंड दिस buoyancy force is balancing to both normal plus mg। और इस तरह से ये y डायरेक्शन में सिस्टम को, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया। लेकिन x डायरेक्शन में क्या x पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो सकता है आयनिश? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं हो सकता x डायरेक्शन में, क्योंकि एक ही फोर्स F लग रहा है, एक ही फोर्स F लग रहा है, और वो फोर्स को बैलेंस करने वाला पीछे में तो कोई भी नहीं हो सकता। अब आइए हम दोनों को एज ए सिस्टम ले लेते हैं। सी, if man plus boat is taking as a system, अगर आदमी और बोट दोनों को हम एक साथ एक सिस्टम में ले लेते हैं, ये आपकी बोट है, ये आदमी है,
आदमी पे 3 फोर्स हैं, एक mg, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। बोर्ड पे भी 4 फोर्स हैं। बोर्ड पर एक पीछे के डायरेक्शन में फोर्स F है, बोर्ड पर एक ऊपर के डायरेक्शन में बुयांसी है, बोर्ड पर एक नीचे के डायरेक्शन में कैपिटल mg है, और बोर्ड पे ही एक नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल। मैंने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दिए वापस से, ठीक है। और ये दोनों, आदमी और मैन, दोनों को मैंने एक सिस्टम में लिया हुआ। द मैन एंड द बोट इज टेकन एज ए सिस्टम। आदमी और बोट को मैंने एक सिस्टम में लिया हुआ। अब देखना और बताना ध्यान से, एकदम सावधानी से। ये जो N है, ये कैसा फोर्स है? सर इंटरनल। इंटरनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लगाया है बोट ने, और बोट तो सिस्टम का पार्ट है। ये हो गया इंटरनल फोर्स। ये फ्रिक्शन का क्या हाल है? सर इंटरनल हो गया ये भी। इंटरनल हो गया ये भी। वेरी गुड। ये mg का क्या हाल है बेटा? ये जो स्मॉल mg है, सर वो नहीं हुआ इंटरनल। वो नहीं हुआ इंटरनल। वेरी गुड, वो एक्सटर्नल हो गया। क्यों बाबू? सर अर्थ ने लगाया सर वो। अर्थ ने लगाया, और अर्थ तो मेरा सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। ये हो गया एक्सटर्नल। वेरी गुड, अर्थ हुआ, अर्थ के द्वारा लगाया। ठीक है। अब ये वाली F का, कैपिटल F का क्या हाल है बता? सर इंटरनली हुआ सर ये भी। ये भी इंटरनल हुआ। क्यों? सर मैन की वजह से लगा। मैन की वजह से लगा। जब भी तुम फोर्स कहीं भी ड्रॉ करो, वो फोर्स किसने लगाया, किस पे लगाया, है ना, किस दिशा में लगाया, कितनी मैग्नीट्यूड का लगाया, ये 4 बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मास है तो mg लगा दिए। आगे बताओ, ये जो बुयांसी फोर्स है, ये कैसा है बेटा? सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है। फिर ये mg के बारे में बताओ। एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और इस नॉर्मल के बारे में बताओ। दिस इज इंटरनल। सर एक्सटर्नल हो जाएगा। हम्म, फिर गड़बड़ा गया तुम लोग। इंटरनल ये नॉर्मल आदमी ने लगाया ना? इंटरनल होगा। तो सर उतना नहीं चाहिए जो जो सर नॉर्मल तो कुछ मैं लगाया था। वायुमंडल फोर्स लगाया तो उसको भी तो सर पानी ने लगाया। कितना सोचते हो? मच्छर मारने के लिए मशीन गन लगा रहे हो। आइनस बताओ तुम, ये नॉर्मल सर क्या हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल? सर इंटरनल होगा। इंटरनल हुआ। बड़ा सिंपल सा जवाब है। लगाने वाला आदमी है, आदमी सिस्टम के अंदर है, दैट्स ऑल। ये सिंपल था, पता नहीं कैसे। सारे फोर्सेस मैंने डिसाइड कर लिया। ग्रेड ऊपर है, बड़े साहब सबसे आए नहीं। अब ये जो मेरा बोट मैन सिस्टम है, वाटर मेरा सिस्टम का पार्ट नहीं है, याद रहे। धरती मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं, याद रहे। सिस्टम में सिर्फ मेरे मैन है और बोट है, दैट्स ऑल। आदमी के द्वारा बोट पर जो फोर्स लगेगा, बोट के द्वारा जो आदमी पे फोर्स लगेगा, वो सारे फोर्सेस इंटरनल होंगे। बाकी इसके अलावा कहीं और से कोई फोर्स आ रहा है, पानी से आ रहा है, धरती से आ रहा है, वो सारे फोर्स एक्सटर्नल होंगे, दैट्स ऑल। प्रिंसिपल यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसके बाहर नहीं सोचनी है। ज्यादा सोचोगे तो फिर प्रिंसिपल से भटक जाओगे। ठीक है, अब बताइए आगे। एक्स डायरेक्शन में चेक कीजिए। मिथिलेश आप चेक कीजिए, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन। जीरो से
नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन पूरे सिस्टम पर बोटमैन सिस्टम। एक्स डायरेक्शन 0 है ना? देखो एक्स डायरेक्शन में दो ही फोर्स लग रहे हैं। ये जो आपकी एक्स डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में दो ही फोर्स लग रहे हैं। एक फ्रिक्शन लग रहा है जो इंटरनल है, और एक पीछे के डायरेक्शन में एफ लग रहे हैं जो इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इसलिए 0। ठीक है, बताइए नेट फोर्स वाई डायरेक्शन, नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन, क्या वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले तो ये डिसाइड करो। लग रहा है सर। लग रहा है। कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है, कुछ फोर्स नीचे लग रहा है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का क्या होगा? कुछ एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नीचे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स का क्या वैल्यू होगा? कैसे डिसाइड करो? उसी का डिसाइड करने के लिए मैंने यहां लिखा अंग्रेजी में नीचे कि if the system chosen is accelerating, then the external force will be acting. If there is no acceleration, then external force will be. ये बात। वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ऑफ कोर्स लग रहा है। वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स है कुल मिलाकर? देखो तो बताओ गिन के। 3 है सर। नहीं, वाई डायरेक्शन में हमको 5 को दिख रहा है। नहीं सर, एक्सटर्नल फोर्स। हाँ नहीं, टोटल फोर्स वाई डायरेक्शन 1 2 3 4 5। इन 5 फोर्स में 2 ठो फोर्स इंटरनल है, 3 ठो फोर्स एक्सटर्नल। इंटरनल का तो बात ही खत्म करो, अब एक्सटर्नल की नेट बात करेंगे। तो 2 ठो हुआ, एक स्मॉल mg, एक कैपिटल mg और एक बॉयंसी ऊपर का डायरेक्शन। और इन सबों का रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट का क्या हाल होगा, तो वो डिसाइड करेगा ये सिस्टम का क्या हाल हो रहा है। क्या ये सिस्टम ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? क्या ये सिस्टम नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है क्या? नहीं अगर सर। कर रहा है तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स रिजल्टेंट है। ओके, तो यहां पर क्योंकि ये सिस्टम का कोई भी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में भी 0 ही है। और इसका रीजन क्या? बिकॉज acceleration of system in y direction is 0. समझ में आया? y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 इसलिए नहीं है कि y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। y डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स है। 0 इसलिए है क्योंकि y डायरेक्शन में इस पर नेट एक्सटर्नल एक्सेलरेशन 0। फिर घोट रहा है तो निकल वेदांग समझ में आया? Yes. तो बहुत ही माइन्यूटली आप एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस चेक कर सकते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहे हैं तो फिर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स का क्या? हमको तो नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना? वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हम एक्सेलरेशन के वैल्यू से पता लगा लें कि क्या है। चलो फिर 8 भी दिखाइएगा था। ये वाली, हाँ ठीक है सर, हो गया सर। ये मेरा बोट एज ए सिस्टम है। यहाँ पे ये जो बोटमैन दोनों सिस्टम। अरे यार ये को लगाया मैंने। चलिए, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस आप जो है, और एक बात यहाँ पे कि सिस्टम का चुनाव आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम का चुनाव आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप अकेला मैन को एज ए सिस्टम मान करके सॉल्व कर सकते हैं, बोट को एज ए सिस्टम एलोन लेके कर सकते हैं,
आदमी और बोट दोनों के एक साथ सिस्टम लेके सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिसमें फायदा मिल रहा है आप उस फायदा का उपयोग कर सकते हैं। तो बताओ इन तीन स्थितियों में कौन सी स्थिति में आपको ज्यादा फायदेमंद स्थिति है? लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्योंकि इस पर एक्स डायरेक्शन में भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस पर वाई डायरेक्शन में भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब कि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, लगा ही नहीं, नेट Yes. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ना एक्स में है ना वाई में। इसका मतलब इस पूरे इंटायर सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होंगी, इस इंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी, ये सारी बातें। अच्छा, इस केस में देखो, अकेला आदमी वाले के केस में अकेला आदमी की एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम बदलेगा, एक्स डायरेक्शन में आदमी की वेलोसिटी बदलेगा, परंतु वाई डायरेक्शन में ना लीनियर मोमेंटम बदलेगा ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बोट का भी कुछ वैसा ही। बस यही है इसके प्रिंसिपल, अब अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में इसी चीज को। पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि बी पार्ट yes, बी पार्ट में सर एक्स डायरेक्शन में जीरो कैसे होता एक्स डायरेक्शन में जीरो External. नहीं हुआ ना, है? जीरो एक्सटर्नल लिखा गया, जीरो नहीं, जीरो नहीं हुआ ना, वाई डायरेक्शन में जीरो हुआ, एक्स डायरेक्शन में जीरो कहाँ हुआ? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लिखने में करते हैं, आप लोग को अगर पता चले तो हमको बताते चलो, छूट जाते हैं लिखने के। नाउ पहले एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सपोज करो कि ये एक आपका टेबल है और ये टेबल परफेक्टली स्मूथ है। इस टेबल के ऊपर में दो बॉल है, एक बॉल का मास m1 है, एक दूसरा बॉल का मास m2 है, और इस बॉल का चार्ज एक प्लस क्यू है और इस बॉल का चार्ज माइनस क्यू, और इन दोनों बॉल शुरुआत में d डिस्टेंस पे, दोनों के मासेस अलग अलग हैं, दोनों के चार्जेस लेकिन सेम, दोनों के मासेस अलग अलग हैं, चार्जेस सेम हैं, और दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस d है। If balls are released from rest, assuming both gravitational and electric forces acting, electrostatic force acting, during motion, मोशन के दौरान, ऐसा करो ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दो, ठीक है, चलो, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग द मोशन। चलिए बताइएगा। रिलीज अगर हम कर देते हैं, सो इफ, और दिया हुआ है इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 जो है वो m2 से बड़ा है, m1 जो है वो m2 से बड़ा है, बताइए, बताइएगा। ये ब्लॉक ए है, ये बी है, ऑन व्हिच बॉल नेट फोर्स
इज ग्रेटर। इस बॉल पे नेट फोर्स ज्यादा है, m1 पर मास वाला कि m2 मास? है ना? ऑन which ball, in which ball the acceleration is greater? इस बॉल में एक्सेलरेशन ज्यादा है। What will be the acceleration of the balls as they come nearer? नजदीक जैसे आएगा तो उस पर एक्सेलरेशन का क्या हो? चौथा find the position from initial position of B where they collide. पांचवा, find the ratio of their speed just before the collision. ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमने एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है उसको फ्रेम किया है ताकि आप इसके भीतर में होने वाली सारी घटनाओं को महसूस करो और उसका फिर जवाब दो। इसका पहला तो फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उसकी थ्योरी है थोड़ा माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करना सीखो। जितना सीखे हो अच्छा है, और थोड़ा डीप और माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो चीजें और भी कुछ आपको दिखेंगी। चलो बताओ, रेडी? पहली बात कि हमसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है ना? तो हम फोर्स ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या निकलता है उसका। तो बताओ m1 पे फोर्स बताओ। वेदांत बताओ, कोई भी बच्चा, m1 पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं? मास है तो mg लगेगा, mg लगेगा। और बताओ, नॉर्मल। तो टेबल पर है तो नॉर्मल लगेगा। और बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पता है ना? ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये सरफेस स्मूथ है इसलिए कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। बस यही तीन फोर्स लगेंगे, यही तीन फोर्स लगेंगे। इस पर भी लगा तो फोर्स मास के कारण, m2g। मास के कारण m2g। कांटेक्ट में होने के कारण इस पर भी नॉर्मल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट।
हम फोर्सेस को, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको नाम कुछ अलग अलग F1 और F2 दे दें। F1 किसने लगाया? M2 ने, नहीं, माइनस क्यू ने। माइनस क्यू ने, यस, किस पे लगाया? प्लस क्यू पे। प्लस क्यू पर, F2 किसने लगाया? प्लस क्यू, प्लस क्यू ने। किस पे? माइनस क्यू पर, माइनस क्यू। तो एक एक्शन हुआ तो दूसरा रिएक्शन हुआ। यस। ठीक, ये बताओ M1G किसने लगाया? अर्थ, अर्थ ने लगाया। नॉर्मल किसने लगाया? N1 टेबल, टेबल। ये भी नॉर्मल टेबल ने लगाया, M2G भी अर्थ ने लगाया। ठीक, अब हम किस बॉल पे नेट फोर्स ज्यादा है ये पता लगाना चाहते हैं। नेट फोर्स पता लगाना चाहते हैं, तो हम इंडिविजुअल एक एक बॉल की बात करेंगे। ये अकेला इस बॉल की बात करेंगे, M1 की बात करेंगे। बताइए तो क्या M1 पर y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन की संभावना है? नहीं सर, तो y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स ही हैं। ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स ही हैं। N1 एक्सटर्नल है, M1G एक्सटर्नल है, F1 भी एक्सटर्नल है। M1G ने धरती ने लगाया तो वो धरती एक्सटर्नल है। टेबल को मैंने पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं लिया है, अकेला M1 को लिया है, तो ये N1 भी एक्सटर्नल है और F1 भी एक्सटर्नल है, क्योंकि F1 को लगाने वाला चार्ज यहां बैठा हुआ है जो सिस्टम के बाहर। तो ये है तीनों अभी एक्सटर्नल। लेकिन इस M1 की y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, इसलिए N1 और M1G बराबर होंगे। N1 बराबर है। तो इस पर बताइए नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लगे? 0। y डायरेक्शन में ना माइनस। यस सर। तो नेट y डायरेक्शन में M1 पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। x डायरेक्शन में बोलिए माइनस F1। F1। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 is F1। सिमिलरली इसी तरह आप चेक कीजिए और बताइए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2 का क्या? ना देर। F2 M2 पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज F2। नहीं, वो है F2 लिखा गया। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है ऑन M1, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है ऑन M2। बराबर सर, ये दोनों में से कौन बड़ा है? बराबर, ये दोनों बराबर फोर्स है। एक F1 जो Q माइनस Q ने Q पे लगाया, F2 प्लस Q ने माइनस Q पे लगाया। एक एक्शन है, एक रिएक्शन है, ये दोनों फोर्स इक्वल है। हियर F1 इज इक्वल टू F2। एक एक्शन है तो एक रिएक्शन। तो आपसे पूछ रहा हूं विच बॉल नेट फोर्स इज ग्रेटर, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? ऑन बोथ द बॉल्स इक्वल फोर्सेस। net force is 0, net force is equal, net force is equal, net force is equal in magnitude, and opposite in direction। और चूंकि ग्रेटर लेसर पूछ रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन पूछ रहा है, यस। तो आप अकेला बस मैग्नीट्यूड भी लिख करके जवाब बोल सकते हो, लेकिन चूंकि डायरेक्शन हमें दिख रहा है तो मैंने डायरेक्शन। चलो पहला जवाब हुआ, इजी था। चलिए दूसरा का बताइए। ये जो फोर्स है, अच्छा हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बात बता देते हैं कि एक चार्ज अगर मान लो यहाँ प्लस Q है, एक यहाँ माइनस Q है, और इसके बीच की डिस्टेंस R है,
ये दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको कहते हैं। इनफैक्ट इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2, तो ये हो गया Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। चार्ज के कारण है ना, अगर चार्ज Q1 Q2 अलग अलग होते तो Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और R है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलिए, इसकी जरूरत पड़े तो आप यूज करना, अभी पड़ेगा। चलिए पहले दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन विच बॉल द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर, किस बॉल में एक्सेलरेशन ज्यादा है? तो ये जो M1 बॉल है वो, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगे F1, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और इसमें एक्सेलरेशन कितनी होंगी? तो इस पर एक्सेलरेशन होंगी F1 बाई M1। ये जो बॉल M2 है, इस पर चूंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होंगी F2 बाई M2। चूंकि दोनों पे फोर्स इक्वल है, फोर्स के मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल है, क्या दोनों के एक्सेलरेशन भी इक्वल होंगे? नहीं सर। नहीं, दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन बोथ फोर्स एंड मास। क्योंकि यहां पे M1 is greater than M2 and F1 is equal to F2, hence A1 acceleration will be less than A2। जितना ज्यादा मास उसमें कम एक्सेलरेशन, जिसमें मास ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम। तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा है? तो बॉल ए में एक्सेलरेशन ज्यादा। दिस इज द आंसर। आगे बात कीजिए, नंबर 3। What is the acceleration of ball as they come nearer? What will be the acceleration of the balls as they come nearer? जब ये दोनों बॉल एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके एक्सेलरेशन चेंज होंगे कि एक्सेलरेशन वही रहेंगे? और एक्सेलरेशन बढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन घटेंगे? ये बताइए। सर चेंज होगा सर। चेंज होगा? यस सर। और चेंज होकर के क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वेदांत? सर वो नीचे में R स्क्वायर आ रहा है। वेरी गुड, नीचे में R स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब कि डिस्टेंस के घटने से फोर्स के मान बढ़ेंगे, और फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बोथ दी बॉल, दोनों बॉल के एक्सेलरेशन बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ both the balls will increase as they come nearer। दोनों के एक्सेलरेशन बढ़ेंगे जब दोनों एक दूसरे के करीब आए। ओके, आगे बताइए नंबर 4 में। Find the position from initial position of B where they collide। अब देखो जैसे कि ये दोनों बॉल चलना शुरू किया, ये इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ते हुए जा रहा है, इसका भी इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये चूंकि स्लो चल रहा है, इसकी एक्सेलरेशन स्लो है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन फास्ट है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, कम है। तो ये ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, ये कम दूरी ट्रेवल करेगा, लेकिन चूंकि दोनों एक ही लाइन में है तो कहीं ना कहीं तो आपस में टकराएगा।
ये बॉल ए, ये बॉल बी, ये कहीं यहाँ पे कोलाइड करेगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ बी, ये जो बी की इनिशियल पोजीशन है वहां से ये कितनी दूरी पर कोलाइड करेगा। दिस डिस्टेंस यू हैव टू। सर सेंटर ऑफ मास पे करेंगे। तुम जानो, ये सर वहीं पे करेंगे। वहीं पे करेंगे। देखो नंबर 4, ध्यान से समझो इस प्रिंसिपल को, बाकी आगे सब सवाल में यही प्रिंसिपल आपको लगानी है। ये जो बॉल M1 है, ये जो बॉल M2 है, ध्यान से सुनना। इस बॉल पर फोर्सेस लगे, एक नीचे में M1G जो धरती ने लगाए, एक इस पे लगे टेबल के द्वारा N1, इस पर एक नीचे लगे M2G जो धरती ने लगाए, एक इस पे लगे नॉर्मल जो कि टेबल ने लगाए, और एक फोर्स ये लगा F जो कि M2 ने लगाया, और एक फोर्स लगा ये मतलब -Q ने लगाया, और इस पे लगाया एक फोर्स F जो कि इसके +Q ने लगा। ये एक पे 3 फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। अगर हम, ध्यान से सुनो, अगर हम इन दोनों बॉल को एज ए सिस्टम ले लेते हैं, इफ हम दोनों बॉल को एज ए सिस्टम ले लेते हैं, टेबल को नहीं लिया, याद रखिए, टेबल को नहीं लिया मैंने, याद रखिए। इफ both balls A plus B taken as a system, अगर हम दोनों बॉल को एज ए सिस्टम ले लेते हैं, ये सिस्टम में ले लेते हैं, तो बताइए इस सिस्टम पे नेट फोर्स y डायरेक्शन में क्या है? बोलो बेटा। सर 0 है। क्योंकि सिस्टम y डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो 0। और इस सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, y डायरेक्शन, और इसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इसी सिस्टम में वो x डायरेक्शन में क्या है? सर वो भी 0 है। वो भी 0। क्यों 0 है? सर सिस्टम बना लिया ना सर M1 M2 का, तो फिर इंटरनल हो गया फोर्स। वेरी गुड। अब देखो इस फोर्स को कई लोग बोलेंगे इसलिए 0 है, इस फोर्स को 0 इसलिए बोलेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में 0 इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस सिस्टम में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर में F और एक इधर में F, और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए 0 हो गए। ये गलत एक्सप्लेनेशन है। सही एक्सप्लेनेशन क्या है आइनिश? तो वो दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। नहीं, सब्ट्रैक्ट होकर नहीं, मतलब हमने तो एक्सटर्नल फोर्स पूछे ना। यस सर। तो मेरा जवाब ये होगा कि x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यस सर। इंटरनल फोर्सेस से हमको मतलब तो है नहीं, हमें तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, और x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इसीलिए 0, ना कि दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। ओके सर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में है ही नहीं, इसलिए 0। चलो ठीक। अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब हुआ therefore velocity of center of mass in x direction will be constant। y डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो हम y डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन की बात हो रहा है, तो हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट करेंगे।
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है इनेश? सर मतलब चेंज नहीं करेगा। हाँ, मतलब जैसा था वैसा रहेगा। यस सर। मतलब कैसा था बताओ? कैसा था मतलब? मतलब ये शुरुआत में रेस्ट में था M1, यस सर। M2 भी रेस्ट में था, हाँ सर। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, हाँ सर। यस और वो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में ही होगा, यस सर। क्योंकि M1 भी रेस्ट में है, M2 भी रेस्ट में है। तो M1 V1 प्लस M2 V2 बटा में M1 प्लस M2, तो चूंकि V1 V2 जीरो है, इसलिए सेंटर ऑफ मास भी जीरो रेस्ट में है। अब हम अगर इस सिस्टम को छोड़ देंगे, इस दोनों बॉल को छोड़ देंगे, और सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है और उसको कांस्टेंट रहना है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब रेस्ट में ही रहेगा। हम्म सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। हम्म हियर इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट, और उसको कांस्टेंट रहना है, सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट रहना है, हेंस विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर वो किसी डायरेक्शन में कोई स्पीड से चलता तो वही डायरेक्शन में स्पीड से चलते रहता, याद रखना, क्योंकि यहां पे रेस्ट में था, विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब जहां था वहीं रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। दैट इज its position will remain as it was. मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब कि उसकी पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जहां भी था, जैसा भी था, वहीं रहेगा। बॉल्स चलेंगे, M1 चलेंगे, M2 चलेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, याद रहे। थोड़ा देर बाद ये बॉल यहां पहुंच जाएंगे, ये बॉल M2 भी यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इन दोनों बॉल का जो नई पोजीशन का सेंटर ऑफ मास होगा यहीं रहेगा। थोड़ा देर बाद ये बॉल M1 यहां पहुंच जाएंगे, उतना ही देर में M2 बॉल भी यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये दोनों की पोजीशन की जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा वो यहीं का यहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बॉल्स मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब कहां जाके टकराएगा बताओ? ये दोनों बॉल्स जाके सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेंगे। ये M1 ये M2 जाकर यहाँ कोलाइड करेंगे, और जब ये कोलाइड करेंगे उस समय इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन से आ रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ। तो आपका जवाब यहां हुआ कि द बॉल्स विल कोलाइड at center of mass position. Center of mass position. दोनों बॉल सेंटर ऑफ मास पे जाके कोलाइड करें। तो हमसे जो प्रश्न पूछ रहा था कि कहां जाके कोलाइड करेगा, M2 से उसकी पोजीशन बताओ, B से पोजीशन बताओ, तो हम यहां से x मान लिए, टोटल इनिशियल दूरी d था, तो ये d माइनस x बचेगा। हमें x निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला M1 R1 बराबर M2 R2 वो लगा देंगे। तो M1 हो गया M1, R1 हो गया d माइनस x, M2 हो गया आपका M2, R2 हो गया x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी M1 इंटू डी बाई M1 प्लस n। So this will be the position from initial position of B where the balls will collide to each other.
यस आइनिश, सर इसी केस में हम लोग बी को ओरिजिन लेके नहीं कर सकते? किसको? बी को ओरिजिन लेके, ओरिजिन पॉइंट लेके। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो जैसे फॉर्मूला बी। लगा दिया, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, जैसे मैंने डिराइव किया था ना, अगर ये m1 है, ये m2 है, और यहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाली दूरी r1 है, ये वाली दूरी r2 है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 डिराइव किया था ना, यस सर। तो वो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। ओके सर। अदरवाइज आप इसको ओरिजिन मान करके फिर इक्वेशन लिख करके फिर सॉल्व करो, यही आ जाएंगे, ठीक है सर। बिल्कुल आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स जस्ट बिफोर देयर कोलिजन। उनकी कोलिजन के जस्ट पहले उनकी स्पीड क्या रही होगी? ये तो पता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, स्पीड से बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये अच्छी खासी स्पीड के साथ यहाँ पहुंचेगा, और ये भी अच्छी खासी स्पीड के साथ यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये V1 अगर निकालना हो तो क्या वेदांग निकाल सकते हो? V1 निकाल लें, V2 निकाल लें, फिर रेशियो निकाल लें, क्या ऐसा प्रोसेस करें? क्या वो आसान रहेगा? मतलब हम नहीं आपको सर, ये कहना सेंटर चाह ऑफ रहे मास हैं, को। नहीं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप अकेला m1 को देखो, m1 की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, रेस्ट से छोड़ा, और ये कितना दूर आगे गया? ये आपका दूरी गया d माइनस एक्स डिस्टेंस आगे गया, जिसको अगर हम x की वैल्यू जो ऊपर लाए हैं यहाँ प्लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएंगी m2 d बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगी। और हमको यहाँ पर की स्पीड निकालनी है v1, तो क्या हम इस स्पीड को निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं सर। नहीं लगा सकते। क्यों? सर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। है? सर डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज होने चेंज, की सर वजह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। हाँ मतलब क्यों नहीं लगा सकते? फाइनल जवाब दीजिए ना, घुमा के मत दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, इस बात को मैंने पहले ही पूछा हुआ, इसलिए हम ये वाली काइनेमेटिक्स के एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल। इसलिए कभी मन में आए कि हम लगा देते हैं, मत लगाए। ठीक है जी, तो फिर क्या करें? क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिंस एक्सटर्नल फोर्स is 0 on the system, therefore total linear momentum initial will be total linear momentum। ये कर सकते, तो इनिशियल लिनियर मोमेंटम बोलिए तो मिथिलेश। M1 V1। नहीं m1 0 होगा ना, क्योंकि इनिशियल पूछ रहे थे, M1 इनिशियल 0, तो हाँ रेस्ट हाँ में। हाँ, M1 0। और m2 भी 0। जी सर। आगे बताइए फाइनल में, ये वाली स्थिति है फाइनल की, M1 V1 m1 v1 माइनस M2 V2। माइनस m2, मतलब m2 इंटू माइनस v2। जी सर। देखो माथा पर तीर है, इज्जत के साथ लिखना, डायरेक्शन देते हुए। हालांकि वेक्टर फॉर्म हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, माइनस प्लस आई माइनस आई लिखना चाहिए था, लेकिन हम माइनस वेक्टर का डायरेक्शन का इज्जत दे दिए, माइनस लगा। चलो, तो अब आप यहाँ पे इसके बारे में बोल सकते हो कि m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2।
तो स्पीड्स के रेशियो हो जाएंगे v1/v2 विल बी इक्वल टू m2/. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको फंडामेंटली बहुत अच्छे से समझिए. कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं, कौन से इंटरनल फोर्स हैं, है ना. एक्सटर्नल फोर्स के मान किस डायरेक्शन में जीरो हुए, क्यों जीरो हुए, किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स हैं तो क्यों हैं. तब उसके बाद आपको प्रिंसिपल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी. प्रिंसिपल तो सिंपल सा है. जो प्रिंसिपल्स लगाने के जो कंडीशन है वो दैट इज. चलिए आगे बढ़ते हैं. हजारों प्रॉब्लम्स हैं अब आपको मिलेंगे और सेम कॉन्सेप्ट को लगा करके आपको सॉल्व करनी. चलिए बताइएगा. ये आपका एक बलून है. बलून का मास m है. इसमें हल्की गैस भरी हुई है और यहाँ पे एक बंदर है. दिख रहा है बंदर. मिथिलेश, ये Yes, बंदर sir. जो है ये स्मॉल m मास का है और बलून जो है वो कैपिटल M मास. और बलून ऊपर में जो बंदर से L डिस्टेंस पे है. ठीक है. आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, बंदर तो बंदर होता है, देखा जैसे ही ऊपर में कि अच्छा ऊपर बलून है तो उसको धर पकड़ने के लिए ये रस्सी पे चढ़ना शुरू किया. ये बंदर जैसे जैसे इस धागा पे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, धागा मासलेस है, धागा मासलेस स्ट्रिंग. तो ये बंदर जैसे जैसे इस धागा पे ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, बलून का क्या होगा, बलून वहीं रहेगा या बलून ऊपर जाएगा या नीचे. नीचे आएगा. इनिशियली ये बंदर जब नीचे L दूरी पर था, ये इंटायर सिस्टम जो था वो रेस्ट में था. इन्हें initially entire system is at rest in air. बिना कोई सपोर्ट के हवा में ये लटका हो. तो प्रश्न ये है कि बंदर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो बलून जो है वो नीचे आएगा. ऐसा नीचे क्यों क्यों आएगा इनस? क्योंकि बंदर का जो मास है वो बलून को नीचे खींच लेगा और ग्रेविटी तो लगी रहा. बंदर का मास बलून को नीचे खींच लेगा, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं. बंदर का मास बलून को नीचे खींच लेगा तो अभी भी तो खींच लेना था. बंदर का मास तो वही है जो था. नहीं सर, मतलब एक साइड मास ज्यादा हो जाएगा तो फिर नीचे हो जाएगा. एक साइड मास कैसे ज्यादा हो जाएगा? वो जो मासेस हैं वो तो फिक्स है ना. बंदर के मास, बंदर जैसे ऊपर चढ़ेगा तो बंदर के मास वही रहेंगे. नहीं सर, बलून का भी तो मास ऐड हो जाएगा उसमें. बलून का मास जो था, बलून का मास वही रहेंगे जो था. मास इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. है ना. आप अपना जो एक्सप्लेनेशन है उसको करेक्ट कीजिए. मास इज नॉट चेंजिंग. ओके सर. है ना. बलून का मास चेंज हो रहा है क्या? बलून अगर मान लो नीचे जाता है तो क्या बलून का मास चेंज होगा क्या? नहीं सर. बंदर अगर ऊपर चढ़ता है तो क्या बंदर का मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा क्या? नहीं सर, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा. सेंटर ऑफ मास हाँ डाउनवर्ड. वो बोलो ना. सही सर. मास इज नॉट चेंजिंग.
अब आपका जवाब आया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज नॉट द मास, सेंटर ऑफ मास इज द पोजीशन, है ना? यस सर। अभी के अब हम किससे पूछें? मिथिलेश आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास का क्या होगा अगर ये बंदर ऊपर चढ़े? सेंटर मास वहीं पे रहेगा। वेरी गुड। वहीं पर क्यों? वहीं पर रहेगा, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन वहीं पर क्यों रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स 0 है सर। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, श्योर? जी सर। देखो हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सावधानी से समझिए। बंदर पे एक मास m है तो बंदर पर एक mg फोर्स लगेगा, लगेगा ना? यस सर। ये mg फोर्स कौन सा फोर्स है, इंटरनल की एक्सटर्नल? अगर आप बंदर और बलून को एज ए एक्सटर्नल। सिस्टम ले लेते, ये तो धरती ने लगाया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। बलून पर भी एक फोर्स लगेगा, निकल ये भी फोर्स तो एक्सटर्नल ही है। जी सर। और इंटायर सिस्टम पे बलून पर हवा के द्वारा एक बुयांसी फोर्स लगेगा। दैट बुयांसी फोर्स विल बैलेंस द होल सिस्टम ऑफ दिस। उसके बाद ये बंदर जो है उस रस्सी को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेगा, ताकि रस्सी भी इस बंदर पर एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाए, जिस फोर्स के कारण mg को वो बैलेंस करेगा। इस फोर्स के कारण धागा में टेंशन क्रिएट हो, और वही टेंशन धीरे धीरे धागा से होते हुए बंदर के बलून के पास पहुंचे। और ये जो टेंशन है ये इंटरनल फोर्स है। ये वाला भी टेंशन एक्सटर्नल इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये F भी इंटरनल है, ये भी F इंटरनल है। और ये जो mg है वो एक्सटर्नल है, ये जो कैपिटल mg है वो भी एक्सटर्नल है, ये जो बुयांसी फोर्स है वो भी एक्सटर्नल है। तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो भाई। लग रहे हैं सर। एक्सटर्नल फोर्स तो बहुत सारे लग रहा है ना, mg लग रहा है, कैपिटल mg, स्मॉल mg, बुयांसी, सारे लग रहे हैं। लेकिन नेट क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं लग रहा। मैं क्वेश्चन कंप्लीट तो किया ही नहीं। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून when monkey catches it। जब मंकी इस बलून को पकड़ता है तो बलून की कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए कि एक्सटर्नल फोर्स 0 कैसे आप कह रहे हो 0? वाई 0? क्या हम मान ले रहे हैं 0? नहीं सर। उसका रीजन बताइए। दोनों फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है बुयांसी फोर्स। वो मान ले रहे हैं, वो मान ले रहे हैं कि वो कि बैलेंस कर रहा है, या आपके पास कोई कॉन्क्रीट डिसीजन है कि वो गारंटी सर बैलेंस कर रहा है? बैलेंस वेदांग बताओ। सर बैलेंस हो रहा है तभी तो एयर में दोनों है, हवा में। रेस्ट में हाँ है, ऊपर नहीं जा हाँ हाँ, रहा यस है। यस यस, वही बात है कि ये रेस्ट में है। इनिशियली ये रेस्ट में है, यस सर। इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है।
जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से रेस्ट में है। अब जब ये बंदर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, बलून का पता नहीं क्या हुआ, बंदर लेकिन जब ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो क्या फिर और कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स ऐड ऑन हुए? बोलो भाई। नहीं सर। नहीं सर। ध्यान से सुनिएगा ये प्रिंसिपल को। इनिशियली सिस्टम is at rest in air. Hence, net external force 0. और अब जो ये बंदर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो ऊपर वो किसके कारण चढ़ा? क्या कोई बाहरी बल ने आकर के एड ऑन करके ऊपर चढ़ाना शुरू किया या भीतरी फोर्स से ही ऊपर चढ़ना शुरू हुआ? भीतरी फोर्स से। भीतरी फोर्स से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। यही फोर्स एफ के कारण ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। कोई बाहर से आकर के इस बंदर को ऊपर नहीं ढकेल रहा है। ये बंदर जो ऊपर चढ़ रहा है तो खुद अपने ही इन्फ्लुएंस से ऊपर चढ़ रहा है। तो आप कहेंगे एज द मंकी मूव्स, the monkey moves due to internal forces, no external force is, no extra external force is, extra external force start acting to move the monkey up. मेरा कहने का मतलब ये है, सबको ध्यान से सुनो, कि जो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में लग रहे थे, बुयांसी फोर्स, कैपिटल mg, स्मॉल mg, इन सारे एक्सटर्नल फोर्स के रिजल्टेंट तो 0 थे, क्योंकि ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर जो मंकी ऊपर चढ़ना शुरू किया तो इसके ऊपर चढ़ने में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा और ऐड नहीं किया गया। ये बंदर ऊपर अपने भीतरी इंटरनल फोर्स से ऊपर चढ़ना शुरू, एंड नो एनी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। जो एक्सटर्नल फोर्स पहले था अभी भी वही है, और वो शुरुआत में जो एक्सटर्नल फोर्स था वो बैलेंस था, और कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स और नया लगा भी नहीं। इसीलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स वही रह गया जो शुरुआत में था, और शुरुआत में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था। तो बंदर के ऊपर चढ़ने के दौरान भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ही रहेगा। सो ड्यूरिंग मोशन ऑफ मंकी नेट एक्सटर्नल फोर्स विल रिमेन 0, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। एक्सटर्नल फोर्स जो पहले लग रहा था अभी भी वही लग रहा है, एग्जैक्टली उतना ही लग रहा है, उसी डायरेक्शन में, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। Therefore, velocity of center of mass will remain constant. Center of mass की velocity constant रहेगा। Center of mass की velocity constant रहेगा, है ना जी? Center of mass की velocity constant रहेगा मतलब का मतलब बताइए। यहाँ पे इनिशियली सेंटर ऑफ मास कैसा था? रेस्ट में था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रेस्ट में ही रहेगा।
रेस्ट का मतलब बताइए। रेस्ट का मतलब जहां था वहीं रहेगा। वही रहेगा सर, जैसा पोजीशन सेम। तो ये बलून यहाँ है, अंदर यहाँ है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं मान लो यहाँ पर है। बंदर ऊपर चढ़ेगा, बलून नीचे गिरेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहेगा। बंदर और ऊपर चढ़ेगा, बलून और नीचे आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास को वहीं रहने के लिए बलून को नीचे आना पड़ रहा है। सही बात ये है। आइनेस, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई द बलून विल कम डाउन, आइनेस, यस सर। इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है? टू रिमेन द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, द बलून हैज टू मूव डाउन। ओके सर। तो ये दोनों कहाँ जाके मिलेगा भाई? सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास। तो क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून व्हेन मंकी कैचेज इट। तो बलून का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये वाली दूरी y निकालना है। तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा? l माइनस वाई। फिर m1 r1 बराबर m2 r2 फॉर्मूला लगा देते हैं। तो m1 हो गया मंकी m, r1 हो गया l माइनस वाई, m2 हो गया बलून का मास m, m2 हो गया y, और यहाँ से y का वैल्यू आप ml y है। m प्लस n। So they will meet at center. They will meet at center of mass. ये सेंटर ऑफ मास के एक्सप्लेनेशन मैंने किया है कि कैसे हम इसको एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कैसे उसका एक्सटर्नल पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो कई तरीके से ये डिसाइड होते हैं। एक दो सवाल में अच्छे से डिसीजन करने सीख लो, तो यही सारे जो रिजल्ट है वो सब जगह मिलते रहते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर तो आज यहीं तक रखेंगे। आज मैंने बस बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट